स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम क्या। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति की चिकित्सा करना, ये आयुर्वेद का प्रथम ध्येय है। तो आज हम जानते हैं कि आयुर्वेद का इतिहास क्या है, आयुर्वेद की शुरुआत कहाँ से हुई और आने वाले समय में आयुर्वेद का भविष्य क्या होगा, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आयुर्वेद के इतिहास के बारे में जानते हैं। ऋषि भागवत जी ने लिखा है आयुर्वेद के के बारे में कि ब्रह्मा स्फुलिंगो अंशो वेदम प्रजापतिं जग्रह सो अश्विनी तो सहस्राक्षं सो आद्रिपुत्राणि कान्युने ते अंगनिवेशाधिकां से तंत्राणि तेन देने। सबसे पहले ये आयुर्वेद का जो ग्रंथ है ऋषि भागवत जी ने अष्टांग हृदय में बताया है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्या हुआ है, स्मरण हुआ। ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ इस वेद के बारे में, फिर उन्होंने इस ज्ञान को दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने इसी ज्ञान को अश्विनी कुमार, क्योंकि पहले क्या हुआ करती थी, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, तो ये सारा ज्ञान का प्रवाह है गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को गया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को गया और अश्विनी कुमार जी ने इसको इंद्र को दिया, इंद्र ने आत्रेय मुनि को दिया, आत्रेय से अग्निवेश हो गया और इनके अलग अलग जो शिष्य थे वहां गया। इसी तरह इंद्र से धन्वंतरि जी को दिया गया, अलग अलग कश्यप जी को दिया गया। ऐसी ऐसी मान्यता है। कुछ और मान्यता है जो हम चरक और सुश्रुत और कश्यप संहिता के माध्यम से जानते हैं कि क्या रहा आयुर्वेद का। आयुर्वेद के बारे में जाना जाए तो सबसे पहले वेद में जिक्र हुआ है और वेद में अथर्ववेद में सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में कुछ दिया गया था, इसीलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का वेद भी माना जाता है। हम जानते हैं चरक संहिता के अनुसार सबसे पहले चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण क्या है। तो महर्षि चरक ने बताया कि सबसे पहले आयुर्वेद सबने माना है ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ था। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति हो गया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को गया, उसके बाद इंद्र को गया। अब इंद्र ने किसको दे दिया, भरद्वाज मुनि को दे दिया। भरद्वाज मुनि ने आत्रेय पुनर्वसु को दिया, फिर उनसे अलग अलग शिष्य जो थे अग्निवेश, बेल, चतुर्कर्ष, पराशर, इन सब को आगे पृथक पृथक ग्रंथों में बताया। आगे शिशु संहिता में जानते हैं तो शिशु संहिता में भी माना कि ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ, दक्ष प्रजापति को गया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, यहाँ तक तीनों संहिताओं ने सेम माना है कि दक्ष प्रजापति को अश्विनी कुमार में गया, अश्विनी कुमार से इंद्र में गया। लेकिन शिशु संहिता मानती है कि इंद्र ने धन्वंतरि को दिया था और धन्वंतरि अलग अलग अपने शिष्यों को बता दिया। इधर उन्होंने माना है कि इंद्र ने कश्यप संहिता में इंद्र ने कश्यप जी को, वशिष्ठ जी को, आत्रेय जी को, भृगु आदि मुनियों को इसका ज्ञान दिया और धीरे धीरे ऋषि गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आयुर्वेद लगातार जीवित रहा। अब ये हम तो जानते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, आयुर्वेद का इतिहास क्या है, अलग अलग इतिहास देखने को मिलता है। लेकिन आने वाले समय में हमें भविष्य की एक चिंता होती है, क्योंकि इस एलोपैथी के भाग दौड़ में हमें आयुर्वेद कहीं ना कहीं खोया हुआ नजर आता है। तो हम जानते हैं कि देश दुनिया में आने वाले समय में आयुर्वेद का स्थान कहाँ होगा, जानते हैं। तो सबसे पहले क्यों बढ़ेगा आयुर्वेद, मेरा मानना ऐसा है क्योंकि सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सा की ओर रुझान देखने को मिला कोविड-19 के बाद, और उसके पहले भी थोड़ा बहुत रुझान बढ़ गया था। बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स थे जिन्होंने लगातार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए काम किया। तो प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुझान है, आजकल जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले पद्धतियों के लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद है हजारों साल पुरानी पद्धति है, इसमें हम शरीर, मन और आत्मा का संतुलन की बात करते हैं, वात पित्त कफ के संतुलन की बात करते हैं। तो लोगों का रुझान जो है आजकल प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहा है, एक सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है मुझे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन मुझे दिखता है वो ये है कि आज मार्केट है आयुर्वेद उत्पादों का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे वैश्विक मार्केट। और भारत और दुनिया में आयुर्वेद दवाओं का, तेलों का, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का लगातार बाजार की वैल्यू बढ़ रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं हिमालय जो अच्छे वैश्विक लेवल पे अच्छे काम कर रही है। तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन है मेरा मानने का वो है जो शिक्षा और अनुसंधान में लगातार परिवर्तन आया है। क्योंकि अभी पहले तक कोई हमारे यहाँ रिसर्चेस नहीं थी इतनी ज्यादा, जो भी था ग्रंथ में। अब क्या है, हम कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लगातार इसमें अनुसंधान कर रही है। कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान आयुर्वेद पर अनुसंधान कर रहे हैं,
नई नई पीढ़ियों को एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि आयुर्वेद के प्रति हमें बढ़ना चाहिए, आयुर्वेद चिकित्सा को जानने में, क्योंकि जब रिसर्च से हमें पता चलता है कि जो हमारे ग्रंथों संहिताओं में लिया गया है वो बिल्कुल सही चीजें बताई गई है, तो हमें भरोसा उसके प्रति और बढ़ता है। इसी चीज के बता के अगला एक चीज है मुझे जो लगता है जिसके कारण आयुर्वेद का उत्थान लगता है, वो है दिस पॉइंट, सरकारी स्पर्धा। जो हमारी मौजूदा सरकार है वो उससे अलग से भारत सरकार ने आयुर्वेद के लिए अलग से आयुष मंत्रालय बनाया, और जो बाकी भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष होम्योपैथी वगैरह के लिए, नेचुरोपैथी के लिए, इन सबको चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है, अलग से आयुष मंत्रालय बनाया गया। इसमें आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा भूमिका है। उसके बाद कई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आज जो आयुर्वेद है वो सिर्फ भारत की पद्धति नहीं रह गई, विश्व की पद्धति बन चुकी है। आगे हम देखते हैं वैश्विक स्वास्थ्य संकटों में वैकल्पिक चिकित्सा की मांग। अब जब देखा गया कि कोरोना के दौरान, कोविड-19 के दौरान कहीं ना कहीं एलोपैथी जो है एक तरह से फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि हमारे पास ना हम वैक्सीन बना सकते थे ना कुछ, तो हमें एक वैकल्पिक चिकित्सा की भी मांग होती, और इतने ज्यादा हमारे पास ट्रेन्ड डॉक्टर्स भी नहीं थे कि हर किसी को देख पाए, तो एक वैकल्पिक चिकित्सा की भी मांग उठी। कोविड-19 में स्वास्थ्य संकटों को देखते हुए कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है आयुर्वेद को बढ़ाने में, जो जीवन शैली है उसमें भी काम किया जाए, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आयुर्वेद में बताया गया है उसके माध्यम से, उनकी जड़ी बूटियों के माध्यम से कई अच्छे रिजल्ट देखे गए थे कोविड-19। इन सभी कारणों से मुझे लगता है कि आयुर्वेद भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना अच्छा पैर पसार रहा है और आगे बढ़ रहा है। बस हमें जरूरत है अपनी नजरियों को चेंज करने के लिए और हमें स्वदेशी अपनाने के लिए, क्योंकि हम तब तक ही बढ़ेंगे जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, और जब हम अपनी चीजों का इस्तेमाल खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति इसलिए पाश्चात्य से बिछड़ रही है क्योंकि हम भारतीय ही अपने संस्कृति को कहीं ना कहीं हो रहे हैं। और अगर हम अपना नजरिया, क्योंकि हमने अपनी भाषा, शिक्षा, सारी पद्धति को छोड़ दिया, उसी तरह चिकित्सा पद्धति को भी हम अपने भूल गए। इसीलिए तभी ये आयुर्वेद बढ़ेगा जब हर भारतीय, हर घर में आयुर्वेद होगा। सबसे पहला चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा होगा। हम क्या करते हैं, आखिरी में आते हैं, जब सारी चीजें ऑप्शन अपना लेते हैं उसके बाद आयुर्वेद में आते हैं, इसलिए हमें वो इतना अच्छा रिजल्ट समझ में नहीं आता। इसीलिए सबसे पहली चिकित्सा हमें जो अपनानी होगी वो आयुर्वेद को अपनानी होगी।